Problem number 4.20, a magnetic field setup using Helmholtz coils described in exercise 4.16 is uniform in a small region and has a magnitude of 0.75 टेस्ला। देखो यदि हेल्महोल्ट्ज कॉइल का आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप जो एक्सरसाइज 7.4.16 का सॉल्यूशन दिया गया है उसको आप देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। और ये जो कॉइल होता है इसका यूज़ होता है एक कांस्टेंट या यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल रीजन में सेटअप करने के लिए। सो ये कॉइल के हेल्प से एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया गया है जिसका मैग्नीट्यूड है 0.75 टेस्ला। सो ये दोनों कॉइल है और ये कॉइल दोनों आपको वाईजेड प्लेन में रखा गया है। कैसे रखा गया है? वाईजेड प्लेन में। ये जो वाईजेड प्लेन में ऐसे करके रखा गया है दो लोकेशंस पे, और क्लियरली ये मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप करेगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। क्लियर है? In the same region, a uniform electrostatic field is maintained in a direction normal to the common axis of the coil. So normal to the common axis बोलने का क्या हो गया कि ये आपको ऊपर की तरफ है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट किया गया है। मीन्स कि ये जेड एक्सिस के अलोंग किया गया है क्रिएट। ठीक है, सो ये भी यहाँ पर फिगर से आप समझ जाओगे। ए नैरो बीम ऑफ सिंगल स्पेसीज चार्ज पार्टिकल ऑल एक्सलरेटेड थ्रू 15 किलोवोल्ट enters this region in a direction perpendicular to both the axis of coil and the electrostatic field. सो एक यूनिफॉर्म चार्ज पार्टिकल मीन्स नैरो बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल जिसको 15 किलो वोल्ट से एक्सलरेट किया जाता है वो इस रीजन में आता है और वो किस डायरेक्शन में मूव करता है? वो मूव करता है परपेंडिकुलर टू बोथ द एक्सिस ऑफ कॉइल एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मीन्स कि एक्सिस ऑफ कॉइल जिसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है उससे भी ये परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। मीन्स कि ये इस डायरेक्शन में जिसमें कि ये एंगल भी आपको 90 डिग्री है और ये एंगल भी आपको 90 डिग्री है। मीन्स कि ये आपको वाई एक्सिस के लॉन्ग है। सो मैग्नेटिक फील्ड आपको एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जेड एक्सिस के लॉन्ग है और वाई एक्सिस के लॉन्ग एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव करता है और उसको 15 किलो वोल्ट से एक्सलरेट किया गया है। इफ द बीम रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड व्हेन द इलेक्ट्रिक field is 9.0 into 10 to the power minus 4 volt per meter, makes a simple guess as what is the beam content. So आपको सिंपली गेस करना है कि बीम क्या कंटेंट है, मीन्स कि बीम कौन सा हो सकता है एंड वाई दिस आंसर इज नॉट यूनिक। क्लियर है? सो आप पहले तो ये 15 किलो वोल्ट को देख करके आप समझ जाओगे कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। वेलोसिटी निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला का यूज करोगे, Q इंटू वी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। क्लियर है? जहाँ ये v क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल बोलो, ये क्या है? उसका चार्ज, और v क्या है? ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये कैपिटल V है और ये स्मॉल v है। सो आप यहाँ से निकाल सकते हो। आपको Q/m के बारे में बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको v² कैपिटल V। ठीक है, तो v² कैपिटल V हो गया। अब आपको यहाँ पर देखो बोल रहा है कि चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है। इसको आप इक्वेशन 1 बना लो, बिकॉज आपको गेस करने के लिए कि बीम क्या कंटेंट करेगा उसके लिए आपको Q/m चाहिए। क्यों Q/m चाहिए वो आपको भी समझ में आ जाएगा। अब ये बीम यदि अनडिफ्लेक्टेड है तो क्यों अनडिफ्लेक्टेड उसको हम लोग पहले समझते हैं। देखो यदि v वेलोसिटी है, यदि पॉजिटिव चार्ज है सपोज करो, और ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बीम ऐसे जाना चाहेगा। क्लियर है? सो ऐसे करके बीम जाएगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा। इन टर्न यदि पॉजिटिव चार्ज आपको इस तरफ है, पॉजिटिव चार्ज वाई एक्सिस की तरफ v वेलोसिटी से जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो अपने राइट हैंड के फिंगर्स को, 4 फिंगर्स को आप वाई एक्सिस के लॉन्ग रखो इस फिगर के अकॉर्डिंग, और b की तरफ आप यदि टर्न करोगे तो देखोगे v क्रॉस b आपको नीचे की तरफ लगेगा। सो v क्रॉस b आपको नीचे की तरफ है और v क्रॉस b जो है मैग्नेटिक फोर्स होगा Q इंटू
V क्रॉस B, उस फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। तो केवल यदि मैग्नेटिक फोर्स होता है तो चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करता है। तो केवल यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है तो चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करता है, केवल मैग्नेटिक फोर्स होता है तो चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करता है, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, इक्वल कर रहा है, इसलिए चार्ज पार्टिकल ऐसे अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएगा। सो एज द चार्ज पार्टिकल मूव्स अनडिफ्लेक्टेड मूव किया, सो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेट इज क्यू ई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स होगा क्यू वी बी। साइन 90 का वैल्यू कितना है 1। देखो ये एंगल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, क्यू वी बी हो जाएगा। सो यहाँ से आ गया E इज इक्वल टू वी बी, और यहाँ से वेलोसिटी v हो गया E बाई बी। सो यहाँ से फिर आप निकाल दोगे Q बाई एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर का वैल्यू हो गया E स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई 2 इंटू कैपिटल V, और E स्क्वायर का वैल्यू कितना है 9 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई B का वैल्यू कितना है 0.75 टेस्ला। तो 0.75 इंटू 0.75 और इंटू 2, और कैपिटल V का वैल्यू है 15 किलो वोल्ट। सो इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर क्यू। तो इसको सॉल्व करोगे तो होगा 81 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई 0.75 का होल स्क्वायर इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर क्यू। क्लियरली इसका आंसर आपको 10 टू द पावर माइनस 13 के फॉर्म में आना चाहिए, चार्ज पर केजी। लेकिन ये रॉन्ग है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का आपको चार्ज बाई मास रेशियो क्या होता है। सो इलेक्ट्रॉन के लिए आप देखो E बाई एम का वैल्यू क्या होता है, चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और मास का वैल्यू क्या होता है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31। डेट इज इसका वैल्यू आएगा आपको 1.6 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 पावर 12, डेट इज 0.17 इंटू 10 पावर 12 चार्ज कूलम पर केजी। देख लो 10 पावर 12 के रेंज में आया। यदि मैं प्रोटॉन के लिए Q बाई एम का वैल्यू निकालूं, चार्ज बाई मास का रेशियो निकालूं, तो क्या होगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 चार्ज हो गया, और मास होता है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27। सो ये भी आपको किस ऑर्डर में है, देख लो ये यदि ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 8 के ऑर्डर में है। सो क्लियरली ये चार्ज बाय मास रेशियो का वैल्यू बहुत हाई होता है। इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम में कहीं मिस्टेक है, और वही मिस्टेक आप एनसीईआरटी रिपीट करते हैं, ठीक है। सो एनसीईआरटी ने इसका वैल्यू 10 टू पावर माइनस 5 की जगह 10 टू पावर प्लस 5 होगा, कुछ मिसप्रिंट किया गया है। सो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का वैल्यू होगा 9 इंटू 10 टू पावर 5 वोल्ट पर मीटर। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सो मैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूँ। सो आपको Q बाई एम का वैल्यू हो गया E स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई 2V। E का वैल्यू है 9.0 इंटू 10 टू द पावर प्लस 5 का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर का वैल्यू है 0.75 टेस्ला का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर क्यू। सो क्लियरली ये हो गया 81 इंटू 10 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 0.75 का होल स्क्वायर इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर क्यू। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली 4.8 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम पर केजी। अब ये किसका वैल्यू हो सकता है, आपको ये सोचना होगा, आपको थोड़ा गेस करना होगा। सो आपने इलेक्ट्रॉन का तो निकाल लिया, आपने इलेक्ट्रॉन का निकाला था 10 टू पावर 12 के फॉर्मेट में है। यदि प्रोटॉन का आपने निकाला तो 10 टू पावर 8 के फॉर्मेट में है। इसका मतलब यदि इसमें एक प्रोटॉन होगा, आप फिर से इसको सॉल्व करो, ठीक है। सो क्लियरली आप यदि प्रोटॉन के लिए निकालते हो Q बाई एम का रेशियो, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 का वैल्यू आता है ऑलमोस्ट 0.96 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम पर
kg, डेट इज़ ये आ जाता है 9.6, मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 9.6 इंटू 10⁷ कूलम पर kg, और आपको क्यूब बाई m का वैल्यू निकल के कितना है 4.8 इंटू 10⁷। सो क्लियरली आप ये सोच सकते हो कि इसमें 2 प्रोटॉन होगा, या चूंकि 2 प्रोटॉन किसी एटॉम में संभव नहीं है कि 2 प्रोटॉन हो और कोई न्यूट्रॉन नहीं हो, सो हम लोग इसको मान सकते हैं कि इसमें 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है। क्लियर है। सो और इसका चार्ज का वैल्यू 1 हो गया। सो आप ये सोच सकते हो कि ये बेसिकली क्या होगा, ड्यूट्रॉन और ड्यूटेरियम आयन होगा, जो होता है 1s2 होता है। क्लियरली इसमें 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो अप्रॉक्सीमेटली आप इक्वल मान लोगे, तो बोलोगे कि इसका चार्ज का वैल्यू 1 प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल है और मास ऑलमोस्ट 2 प्रोटॉन के मास के इक्वल है। एंड सेकेंडली ये एक यूनिक नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि जो भी चार्ज पार्टिकल इस कंडीशन को Q बाई एम इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁷ कूलम पर kg के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वो इस कंडीशन से अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएगा। सो और क्या क्या फिजिबल हो सकता है, आप यदि हीलियम 2+ लो, सो हीलियम 2+ का क्या होता है, देखो हीलियम 2He4 हो गया ना, सो इसका आपको हीलियम का जो चार्ज का वैल्यू हो गया वो 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल, डेट इज 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया चार्ज, और मास का वैल्यू क्या होगा, इसमें 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, डेट इज अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो 4 प्रोटॉन, डेट इज 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। सो ये कितना आ गया, सेम इसी के इक्वल आ गया। क्लियर है। सो ऐसे ही हीलियम 2+ को बोल सकते हो, लिथियम आप लिथियम 3+ को बोल सकते हो, लिथियम 3+ में भी 3 डिवाइडेड बाय ऑलमोस्ट 6 इन 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा 6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 हो जाएगा। सो इस तरीके से जिसका भी चार्ज बाय मास का रेशियो 4.8 इंटू 10⁻7 कूलम पर kg का होगा, वो इस कंडीशन में अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएगा। उस पर जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स उतना ही उस पर नीचे की ओर लगेगा, और इसीलिए ये आंसर यूनिक नहीं है। क्लियर है, समझ गए। प्रॉब्लम नंबर 4.21, A straight horizontal conducting rod of length 0.45 meter and mass 60 gram is suspended by 2 vertical wires at its ends. A current of 5 ampere is set up in the rod through the wires. What magnetic field should be set up normal to the conductor in order that the tension in wire is 0? सो पहले हम लोग सपोज करो कि कोई इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है, और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इसमें जो mg फोर्स जो नीचे की तरफ इस रॉड पे लग रहा है, आपसे ये माना जा रहा है कि जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है, सो इस रॉड पर जो mg फोर्स नीचे में लग रहा है उसको बैलेंस कौन सा कर रहा है, ये टेंशन कर रहा है। सो आप लिख सकते हो 2T इज इक्वल टू mg, ये जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड इस पे इंट्रोड्यूस होता है तो वो बोल रहा है कि क्या वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहे कि कंडक्टर की टेंशन इस वायर में 0 हो जाए। तो टेंशन वायर में 0 कब होगा, जब मैग्नेटिक फोर्स जो ऊपर की तरफ लगेगा F मैग्नेटिक वो mg के इक्वल हो जाए। सो Fm मस्ट बी इक्वल टू mg, और आपको मालूम है कि यदि L लेंथ का कोई रॉड हो और उससे I करंट फ्लो हो तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसका वैल्यू क्या होता है, IL क्रॉस B, ठीक है। और यदि ये आपको नॉर्मल टू कंडक्टर लाइन होगा, मीन्स कि कंडक्टर के लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ILB साइन 90 डिग्री, डेट इज ILB, ठीक है, जहाँ I का वैल्यू करंट है। सो ILB मस्ट बी इक्वल टू mg, और यहाँ से B का वैल्यू आ जाएगा mg बाई IL। अभी mg का वैल्यू हो जाएगा 60 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में चेंज करना होगा, kg इंटू g का वैल्यू क्या हो गया 9.8 डिवाइडेड बाई I का वैल्यू क्या हो गया 5 एम्पियर, सो 5, और लेंथ वैल्यू दिया गया 0.45 मीटर। सो आप इसको सॉल्व कर दोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 0.26 टेस्ला। सो मैग्नेटिक फील्ड का जो रिक्वायरमेंट होगा वो होगा 0.26 टेस्ला। अब इस मैग्नेटिक फोर्स का या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए,
सो आप देखो कि मैग्नेटिक फोर्स आपको ऊपर की तरफ लगना है, या तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ कर लो या राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करोगे, तो करंट के अलोंग आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को रखो, और मैग्नेटिक फील्ड यदि नीचे की अंदर की तरफ लोगे आप, तो फिर इस तरफ अंदर की तरफ अपने फिंगर्स को टर्न करोगे, देखोगे थंब का ओरिएंटेशन ऊपर की तरफ है। इट मीन्स कि आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, इनसाइड द प्लेन होना चाहिए। सो मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी इनसाइड द प्लेन। तो फिर आपको ये टेंशन इसमें जीरो हो जाएगा। इसका बी पार्ट देखते हैं, व्हाट विल बी द टोटल टेंशन इन द वायर्स इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स कीपिंग द मैग्नेटिक फील्ड सेम एज बिफोर। सो आप यदि डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दिए, सो अब करंट इस डायरेक्शन में हो गया। सो करंट इस डायरेक्शन में होगा, अपने फिंगर्स को इस डायरेक्शन में आप रखोगे और अंदर की तरफ कर्ल कर दोगे, तो आप देखोगे कि थंब का ओरिएंटेशन नीचे की तरफ होगा। सो मैग्नेटिक फोर्स भी तब नीचे की तरफ लगेगा। सो नीचे की तरफ जो नेट फोर्स लगेगा वो होगा mg प्लस मैग्नेटिक फोर्स Fm, और ऊपर की तरफ इसको जो बैलेंस कर रहा है वो क्या बैलेंस कर रहा है, टेंशन दोनों बैलेंस कर रहा है। सो इट इज़ इक्वल टू 2T। सो आपसे पूछ रहा है कि टोटल टेंशन इन द वायर, तो ये कितना हो जाएगा mg प्लस Fm, और ये mg का वैल्यू हो गया आपको 60 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8, और Fm का वैल्यू भी आपको सेम होगा। सो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा 1.176 न्यूटन। देखो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि mg Fm के इक्वल है, ठीक है। बस केवल करंट का आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, डायरेक्शन चेंज करने के कारण जो पहले जो Fm mg को बैलेंस कर रहा था, अब उसको वो सपोर्ट कर रहा है। सो ये आप प्रॉब्लम नंबर 4.21 समझ गए।